What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है ये। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। आप लोगों ने सुल्तान मूवी देखी होगी। सुल्तान मूवी में भी सलमान खान का कुछ ऐसा ही कुछ डायलॉग है। वहां पे जब बोलता है कि असली दंगल रिंग के अंदर नहीं है, असली दंगल है जिंदगी के अंदर। जब जिंदगी आपको पटके आप वापसी उठो और उठ के वापसी जिंदगी को पटको, उसी को असली दंगल कहते हैं। हर एक इंसान के सामने छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, पर लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी छोटी प्रॉब्लम को कितना बड़ा बनाते हैं और कितनी बड़ी प्रॉब्लम को कितना छोटा बना देते हैं। ये हमारे देखने का नजरिया होता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है हमको लगता है यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल लाइफ खत्म हो गई यहीं पर। और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमको लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, जरा सी देर में उसको टैकल करके निकल जाऊंगा। पर लेकिन ये सिचुएशन कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती है, वो हमारा माइंड का परसेप्शन है कि हम उसको देखते किस तरीके से हैं। तो जिसको हम ज्यादा बड़ा करके देखते हैं तो बड़ी दिखेगी और छोटा करके देखेंगे तो छोटी दिखेगी। तो हमेशा अपने आप को इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए अपने माइंड को कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसको छोटा करके देखे, और छोटा करके इस तरीके से देखे कि वाह यार आज तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो उस तरीके से उस प्रॉब्लम को चेंज करके देखे, तो फिर देखिए कि जिंदगी कितनी आसान होती है और जिंदगी को जीने में कितना मजा आता है। ओके, तो आज 7 अगस्त है। देख लेते हैं कौन से हमको द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। और आज रक्षाबंधन भी है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और देखिए हर एक त्योहार को मिलजुल कर सेलिब्रेट किया कीजिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का त्योहार क्यों ना हो। एक नया दिन मिलता है हम लोगों को एंजॉय करने के लिए। अगर हिंदू है तो मुस्लिम का रिलीजन का कोई भी इस तरीके का अगर फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करें, और मतलब एक दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। इससे हमारी जिंदगी में एक नया दिन ऐड होता है जिसको हम इंजॉय कर पाते हैं। तो ये तो दिन हम लोगों को और खोजने चाहिए, जिसमें भी है इकट्ठे करो और लिस्ट बनाओ। हमको एंजॉय करना है, कोई भी रिलीजन का कोई भी फेस्टिवल हो तो अपनी जिंदगी को रंगीन बनाओ इस तरीके से। ओके, और खुश रहो, मिलजुल कर रहो यार, लाइफ को एंजॉय करो। तो आइए अब देख लेते हैं आगे। ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, और खासकर फोकस दूं तो यूपीएससी के लिए। ये यूपीएससी के जो कोर्स हैं ये महिपाल सर के द्वारा, गौरव सर के द्वारा, भूमिका मैम के द्वारा तैयार किए गए हैं। और अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी ये वेबसाइट है यहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि नए वाइस प्रेसिडेंट हमको मिल गए हैं, वेंकैया नायडू जी। तो वेंकैया नायडू जी नए वाइस प्रेसिडेंट हम लोगों को मिल गए हैं। इन्होंने हराया है गोपाल कृष्ण गांधी जी को। ये अपोजिट के कैंडिडेट थे जिनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। तो ये जीत के आए हैं नए कैंडिडेट, और ये तो जीत कर आए हैं, लेकिन एक फेसबुक पर एक एसएमएस भी चल रहा है कि आज की डेट में अगर किसी को मतलब क्या करते हैं, हर एक स्टूडेंट कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई आईटी के लिए तैयारी करता है। तो करने के बाद में एक छोटी मोटी जॉब मिल जाती है। तो ये तैयारी छोड़ के सबको क्या करना है, आरएसएस में जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अच्छी अच्छी पोस्ट मिलेगी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। तो मतलब इस तरीके से जोक चल रहा था। चलो ये जोक है, बस अपना इंजॉय किया कीजिए इस तरीके से। जोक अगर कोई आता है उसको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। तो ये देखिए कैंडिडेट चुन के आगे। पहले तो आप लोगों को ये बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हमारे यहाँ पर रखा गया है वो किस कंट्री से हम लोगों ने लिया है, मतलब कौन सी कंट्री से हमने उसको अडेप्ट किया है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और इसके अलावा देखिए आज की डेट में अगर देखा जाए, हम सबसे अच्छी बात ये डेमोक्रेसी की होती है। वेंकैया नायडू जी को ले लीजिए या फिर प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनको ले लीजिए। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की सुंदरता है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का इंसान भी एक हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच सकता है। वरना ये बहुत सी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है, पर हमारी कंट्री में ये पॉसिबल है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर को भी आप लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल देखा जाए। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि ऐसे इंसान जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं एक हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। हालांकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पर लेकिन फिर भी वो उस पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। वो क्या है, देखिए जब यहाँ पर आप लोग अब जब जैसे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो मेंबर है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं करते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। फर्स्ट कंडीशन, मतलब प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सेकंड बात क्या है यहाँ पर, सेकंड बात ये है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो असेंबली के हैं मेंबर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्टेट के मेंबर होते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट पे, पर वाइस प्रेसिडेंट पे नहीं करते हैं। ये बात जब बी आर अम्बेडकर जी से पूछी गई कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताया
कि देखिए प्रेसिडेंट जो होता है हमारे यहाँ पे वो क्या होता है, एक हेड होता है हमारे यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे अगर किसी भी फंक्शन को अगर हम बताते हैं कि हमारी कंट्री में ये हो रहा है तो विद द नेम ऑफ प्रेसिडेंट के हम उसको बताते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट की वजह से ही हो रहा है, मतलब प्रेसिडेंट के नाम पर हमारे यहाँ पर एक्शन किए जाते हैं, हमारे यहाँ पर काम किया जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को हेड माना जाता है स्टेट का, कंट्री का, तो प्रेसिडेंट हेड है वहां पर। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसलिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के मेंबर भी पार्टिसिपेट करें वहां पे और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर भी पार्टिसिपेट करें वहां पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक फेडरल सिस्टम है, तो दोनों पार्टिसिपेट करें तो तभी तो वह हेड होंगे। पर लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड करता है, ठीक है ना, तो प्रिजाइड करता है किसको, राज्यसभा को। तो वहां पर अगर देखा जाए तो ये इसलिए एक पर्टिकुलर इनकी ड्यूटी नहीं है, मतलब कि एक तरीके से कुछ टाइम के लिए इनको हेड बनाया जा सकता है स्टेट का, पर लेकिन ये स्टेट के हेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जरूरी नहीं है कि सब पार्टिसिपेट करें, तो यहां पर पार्लियामेंट के मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोगों को क्लियर रखना है अपने माइंड में, दोनों में कहीं भी इस तरीके क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, कंफ्यूजन डालने के लिए एक तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए एक्चुअल में है क्या कंडीशन और वो क्यों है, उसका बैकग्राउंड भी आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ओके, ये नीचे वाला आर्टिकल है, ये नो डिटेंशन पॉलिसी से रिलेटेड है, मतलब कि फेल नहीं किया जाना चाहिए जो स्टार्टिंग की क्लासेस होती हैं बच्चों को, उसमें पहले एक बार थोड़ा समझ लीजिए हमारे यहाँ पर सिस्टम क्या है। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, इसमें यहाँ पर बात की जा रही है प्राइमरी एजुकेशन की, और जब यहाँ पर इस प्राइमरी एजुकेशन की बात आती है, आप इसको एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जब इसको बोला जाता है तो ये 8th क्लास तक की बात आती है। तो बात क्या निकल के आती है कि देखिए स्टार्टिंग की जो क्लासें हैं हमारे यहाँ पर कई बार इसके ऊपर डिबेट चलता रहता है कि जो स्टार्टिंग की क्लासें हैं उनमें एग्जाम होना चाहिए या एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो बात ये निकल के आती है, तो देखिए कई सारे रीजन होते हैं, हर एक बात के लिए तर्क वितर्क किया जा सकता है। अगर बात आए कि एग्जाम नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये लेते हैं कि एग्जाम होना चाहिए। अब तक एग्जाम हो रहे थे, बीच में कांग्रेस ने आके इसको हटा दिया और फिर से ये वापसी उसी पे जाना चाह रहे हैं कि एग्जाम कराओ। ओके, तो पहले एग्जाम हो रहे थे, तो उस टाइम पे क्या बातें निकल के आई कि देखिए अगर स्टार्टिंग में ही क्लास 8 तक के बच्चों के आप लोग एग्जाम कराते हैं वहां पे, तो कंडीशन ये आती है कि वो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के ओरिएंटेशन से पढ़ते हैं, मतलब कि यार ये इतना सिलेबस है, इसको हम तैयार करते हैं और फिर अपना एग्जाम देके आना है और हमको पास होना है। पर लेकिन अगर बच्चे के आप लोग एग्जाम नहीं कराते हैं तो उनका चीजों को पढ़ने का, उनका चीजों को देखने का नजरिया जो होगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा, मतलब वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देखेंगे, वो कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे। तो ये तर्क दिया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, खासकर कपिल सिब्बल जी थे उस टाइम पे जो करता धरता थे इस सब पॉलिसी के। तो उन्होंने ये बात बोलते हुए बोला कि यहां पर जो है हमको ये एजुकेशन में मतलब एग्जाम नहीं होना चाहिए, खासकर स्टार्टिंग के टाइम पे बच्चों के माइंड पे बर्डन आता है और उनका पूरा विकास नहीं हो पाता है। तो उन्होंने क्या किया, एग्जाम हटा दिए गए उस टाइम पे स्टार्टिंग की क्लास, खासकर 8 तक की अगर बात की जाए तो। पर लेकिन अगर तब से लेके अब तक का रिजल्ट देखा जाए तो ये देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं, मतलब ये बार बार रिपोर्ट निकल के आती है कि अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है और खासकर और लापरवाही बरतने को निकल के आती है, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने बोला अब जो बात नहीं निकल के आ रही है कि ये जो एग्जाम न कराने का फंडा ये गलत है, ठीक है, कम से कम कुछ तो उनके पास पर्पज होता है, उसके लिए पढ़ेंगे वरना पढ़ाई नहीं करेंगे। तो फिर से इन्होंने बोला कि एग्जाम हम कराते हैं। पर लेकिन आर्टिकल लिखने वाले इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सेंटर को इसको रिकंसिडर करना चाहिए, जो वो ये पॉलिसी है उसको स्क्रैप करने जा रहे हैं, खासकर जो एलिमेंट्री और प्राइमरी लेवल पर होती है, तो उसको रिकंसिडर करना चाहिए। ये गलत इंपैक्ट डाल सकती है, क्योंकि बच्चों का जो एक विकास होता है अगर उनको बाइंड न करो, उनके ऊपर किताबें न ला दो और उनको एक बिल्कुल फ्री माइंड दो सोचने के लिए, तो उनकी सोचने की जो एनालिटिकल और रीजनेबल थिंकिंग है वो डेवलप होगी एज कंपेयर टू अगर हम उनको एक तरीके से मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको लगा कि हाँ बस ये एग्जाम के लिए इतनी यूनिट आपको तैयार करनी है, बस उसी के लिए काम करना है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट जो होते हैं, एक टाइम पे हुआ करता था नोबेल प्राइज हम लोगों को भी मिला करते थे, पर लेकिन आज की डेट में इस तरीके का कोई भी टैलेंट निकल के नहीं आ रहा है कि उसकी पोस्ट तक हम लोग पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ तो प्रॉब्लम है कि इस तरीके की हमारी पॉलिसी है। अगर ग्राउंड लेवल पर हम लोग टैलेंट तैयार नहीं करेंगे तो आगे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर चीजें हो पाएंगी, अच्छे लेवल पर हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट निकल के आएंगे या अच्छे लेवल पर हर एक लेवल में डेवलपमेंट होगा। क्योंकि देखिए किसी भी फील्ड में आप लोग चले जाएं तो एजुकेशन नींव होती है, एजुकेशन एक बेस डेवलप करती है हर एक एरिया के लिए। अगर एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है खासकर स्टार्टिंग के लेवल पर तो वहां से सब चीजें फिर एक प्रॉपर वे में चलती हैं, पर लेकिन अगर वही अच्छी नहीं है तो सब जगह प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो यहाँ पर बात आती है निकल के वो इस वाले एरिया की निकल के आती है। और खासकर आप लोगों को पता भी होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड भी कराते हैं, ठीक है। तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का फंडा जो होता है वो यही होता है कि खासकर जो है बच्चे कम से कम ये एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम बोल रहे हैं ये तो बच्चों को मिल सके। एलिमेंट्री भी 2 जगह डिवाइड होती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्राइमरी स्कूल बोला जाता है और अपर प्राइमरी स्कूल बोला जाता है। प्राइमरी स्कूल बोला जाता है 5th क्लास तक और 8th तक बोला जाता है फिर अपर प्राइमरी। फिर आगे चल के आप लोगों को पता है
सीनियर सेकेंडरी और इस तरीके से आगे चलनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर सेकेंडरी और इसको सीनियर सेकेंडरी 10 तक और 12 तक बोलते हैं, और फिर आगे हायर एजुकेशन जिसमें सारी एजुकेशन आ जाती है। ओके, तो ये बताइए फ्री एजुकेशन किस अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों को माइंड में रखनी है इस तरीके की चीजें। देखिए यहाँ पर क्या किया गया था, नॉर्मली एजुकेशन इस तरीके की जो चीजें रहती है, कई बार क्या करते हैं हम डीपीएसपी जो होती है उसमें चीजें लिखी होती है कि स्टेट को ये करना है, पर लेकिन उसको ड्यूटी में या फिर फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट किया जाता है अमेंडमेंट के तहत। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी निकल के आता है कि जो डीपीएसपी होती है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है फंडामेंटल राइट में। तो वो इसी के तहत कन्वर्ट अमेंडमेंट के तहत किया गया था। तो कौन सा अमेंडमेंट था, अभी लिख दिया होता नंबर भी, ये तो बड़े अच्छे से करता हूं मैं, कई बार क्वेश्चन पूछता हूं फिर उसका आंसर भी लिख देता हूं, तो आप लोगों को नीचे आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए जब क्वेश्चन दिया करें ना आप आंसर के, तो थोड़ा सा उसमें जाके मेरा पर्पज ये नहीं होता कि आप पर्टिकुलर पॉइंट लाके वहां पर देखें, उसको आंसर दे दे, उसके बारे में पढ़े कि अमेंडमेंट कब हुआ था, क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे। तो पूरा थोड़ा सा उसको गूगल पे जाके, विकिपीडिया पे जाके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पढ़ा करें उसके बारे में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं देना है, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में डिस्कस किया गया, काफी अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा, पूरा नोट्स के साथ में एक्सप्लेन करूंगा इसको। ये वाला आर्टिकल भी काफी अच्छे से डिस्कस किया गया। यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, आप लोग जो घरों में देखते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, सफाई का काम या फिर खाना बनाने का काम, तो उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उसके बारे में आर्टिकल है, काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ये बुक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बुक का नाम है यूरोपियन इंडियन वर्ड्स पीपल एंड एम्पायर। तो ये 1500 से 1800 के जो ड्यूरेशन की टाइम है वहां का डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो संजय सुब्रमण्यम जी के द्वारा ये लिखी गई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ये। तो ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है, तो इस बुक के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग का यहाँ पर डिस्कस भी किया गया है। देखिए वास्को डी गामा जब हमारी कंट्री में आए थे घूम फिर के, किस टाइम पे आए थे वो हमारी कंट्री में घूम फिर के आए थे, और कौन सा पाथ उन्होंने लिया था, वो यहाँ से होते हुए आए थे या फिर यहाँ से होते हुए आए थे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो हमारी कंट्री में आए थे, तो उस टाइम पर जाकर हमारा कनेक्शन यूरोपियन, जो आप लोग बोल सकते हैं यूरोपियन यूनियन आज की डेट में, हालांकि यूरोप बोला जाए, तो हमारी कंट्री के साथ में उनका कनेक्शन होना स्टार्ट होता। और फिर यहाँ से हमारी हिस्ट्री जो थी, जिसको आप लोग बोलते हैं कि जो कॉलोनियल पीरियड चलना स्टार्ट हुआ था, कहीं ना कहीं जो नींव आती है, जो वो जड़ें आती है, वो यहाँ से निकल के आती है। यहाँ से फिर उनको पता चल गया कि इंडिया नाम की एक कंट्री है, और फिर उसको सोने की चिड़िया बोला गया, और सोने की चिड़िया के सारे पर्क कतर दिए उन्होंने, और उसको उड़ने लायक नहीं छोड़ा। तो इस कंडीशन में उन्होंने लाके इसको रख दिया। तो जो नींव पड़ी थी वो यहाँ से पड़ी थी। तो कुछ इस तरीके से बेसिक लेके चलते हैं बुक में। बाकी तो बुक है, आप लोगों को बुक का नाम याद रखना है। कई बार इस तरीके की बातें आ जाती है, और खासकर इंडिया से रिलेटेड है, और हिस्ट्री से भी कई बार हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए थे इस तरीके के, तो बैकग्राउंड हिस्ट्री का होता है। ओके, ये वाला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल काम का नहीं है, एडिटर है यहाँ पर, कौन उसको लेटर भेजता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये यहाँ पर यूके और यूएसए की पॉलिटिक्स है, ये भी कुछ काम का आर्टिकल नहीं है। और इस वाले आर्टिकल में जो है, जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेकर आज तक कई सारी बुकें हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। खुशवंत सिंह जी की भी एक बुक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, या फिर सलमान रुश्दी जी की भी कई सारी बुकें हैं, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। थोड़ा सा 2-4 बुकों के नाम दे रखे हैं, और कुछ नहीं है, ये बता रखा है किस तरीके से बुकों में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। पर लेकिन आज के टाइम में भी अगर सिचुएशन हमारे यहाँ पर ऐसी बनती है सोसाइटी में कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमको हिस्ट्री से सीखना चाहिए। देखिए हिस्ट्री का सीधा फंडा क्या होता है, हिस्ट्री का क्या, आप लोग मिस्टेक्स भी अगर करते हैं लाइफ में, तो सीधा फंडा क्या होता है कि अपनी जो गलतियां की हैं उन गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अगर गलतियों से न सीख रहे हो, चाणक्य ने तो यहां तक बोला है कि दूसरों की गलतियों से सीखे, पर लेकिन कम से कम दूसरों की से नहीं सीख रहे हैं, तो इतना तो हम लोगों को रखना चाहिए कि अपनी गलती से सीखे, अपनी गलती से सीखे और आगे बढ़े। अगर दूसरों की गलती से सीख सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। पर लेकिन अपनी गलती से तो कम से कम सीखना ही है। अगर अपनी गलती से नहीं सीख रहे हैं तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो जहां पर गलती हो जाए, गलती करना कोई गलत बात नहीं है, गलती करने से कोई गलत नहीं होता है, पर लेकिन गलती से ना सीखना वो बहुत बड़ी गलती है। तो वो आप लोगों को चेंज करनी है। तो यही बात यहां पर बोली गई कि हिस्ट्री जो होती है हमको उसको उठाकर देखना चाहिए और उससे चीजें सीखनी चाहिए कि कहां पर क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, और फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट वाला आर्टिकल है, यह यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब होता है, वर्ड यूज किया गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर एक इंसान, हर एक सिटीजन किसी कंट्री का, उसको एक बेसिक इनकम दी जाए जिससे कि वो अपनी नॉर्मल जो लाइफ है, खाना पीना, एक नॉर्मल जो एक लाइफ है उसको एक तरीके से जी सके। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पूछा गया कि चाहे कोई कुछ काम करे चाहे कुछ काम न करे, पर उसको इतनी इनकम तो दे ही देनी चाहिए। आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे में बाकायदा इसका एक चैप्टर रखा गया, आई थिंक 9th चैप्टर है शायद, 9th चैप्टर आई थिंक 9th ही है। तो वहां पर कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारी कंट्री में भी इसके ऊपर डिबेट करने के लिए बोला गया है कि आप लोग भी डिबेट करें कि हमारी कंट्री में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई कंट्री में इसके बारे में
बात चल रही है, खासकर यूरोपियन कंट्री की अगर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में और कई सारी और कंट्री में भी पूछा गया, तो कई सारी कंट्री में देखिए इस तरीके के डेमो भी निकल के आए। वहां पर पूछा गया लोगों से कि आप लोग बेसिक इनकम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो वहां पर यह बोला गया कि बेसिक इनकम हम लोगों को नहीं चाहिए। तो ये कौन कर सकता है? ये ओनली वो कंट्री कर सकती है जो कि एक अच्छी सी डेवलप्ड कंट्री है और समझती है कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, हर एक इंसान को अगर हम बेसिक इनकम दे देंगे तो इंडिया में तो ये बोलेंगे कि यार हमको दे दो, हमको तो चाहिए। खासकर हम लोग तो चाहते हैं कि हमको फ्री में यहाँ पर इनकम मिलती रहे और कुछ काम न करना पड़े। पर लेकिन डेवलप कंट्री में, खासकर कई कंट्री के ऐसे एग्जांपल है, वहां पर देखा गया कि उनसे पूछा गया कि आपको बेसिक इनकम चाहिए, उनकी 70 से 80% पॉपुलेशन ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमको बेसिक इनकम चाहिए ही नहीं। ओके, क्योंकि आप फ्री में अगर हमको कोई इनकम प्रोवाइड करा देंगे तो हम निठल्ले हो जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। और ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है। देखिए हर एक इंसान पेट के लिए काम करता है, ठीक है, कि खाना मिलेगा, सोसाइटी मतलब उसकी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लालन पालन के लिए। पर लेकिन अगर हर इंसान को बेसिक इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं निठल्ली हो जाएगी दुनिया। तो ये भी कई बार इस तरीके के भी आर्ग्यूमेंट देखने को मिले। कई सारे आर्टिकल उस टाइम पे आए थे, हम लोगों ने कम से कम 8 से 10 आर्टिकल डेली 2 बार दूसरे तीसरे दिन पर आर्टिकल आता था। जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो बहुत सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे उस टाइम पर। तो ये तर्क निकल के आया कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में अगर चैप्टर रखा गया है तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है कि हमारे यहां पर भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो यही बेसिक इनकम के बारे में ये आर्टिकल डिस्कस किया गया। तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो बैकग्राउंड यहीं से निकल के चलता है। और खासकर जो आर्टिकल ये लिखा गया है सी रंगराजन जी के द्वारा और महेंद्र देव जी के द्वारा लिखा गया, जो कि कई बार कमेटी के आप लोगों ने देखा होगा चेयरमैन भी रह चुके हैं कई सारी कमेटियों के। तो यहाँ पर जो बात की गई है ये इसी के बारे में जिक्र किया गया है। तो बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है उसी के बारे में यहाँ पर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ओके, तो आइए अब आर्टिकल देखते हैं अपना। देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले ये एक ही बात बोलते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले तो ये डिफाइन करना चाहिए कि इसको यूनिवर्सल नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिवर्सल अगर हम प्रोवाइड कराने की बात करें तो हमारे यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज, इतने सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको यूनिवर्सल बना सके। तो हमको इसको रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, किसी पर्टिकुलर बेनिफिशियरी तक रखना चाहिए। एक पर्टिकुलर जो तबका है सोसाइटी का उसको फाइंड करना चाहिए और उसके हिसाब से हमको एक मिनिमम इनकम प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए, ठीक है। उस बेस पर हमको चीजें लेकर चलनी है, ना कि हमको सब लोगों को इनकम प्रोवाइड करानी है। खासकर अगर हमारी कंट्री की बात की जाए, हम यहाँ पर इस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे। अगर पूरी कंट्री में प्रोवाइड कराएंगे तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम पूरी कंट्री को ये प्रोवाइड करा सके। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से एरिया है हमारे यहाँ पर जो कि इस लेवल की इनकम हम लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी पे उसका बर्डन न पड़े। और हमारे यहाँ पर क्या बोला गया कि बेसिक इनकम अगर करनी है तो 3 कंपोनेंट इन्होंने बोले हैं, ठीक है। बेसिक इनकम को पहले तो इन्होंने यही बोला है कि रिस्ट्रिक्टेड इनकम होनी चाहिए। तो कई क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो 3 का यहाँ इन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले कि जो यूनिवर्सल का आप वर्ड दे रखे हैं उसको यूनिवर्सल को चेंज करके रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए। मतलब पर्टिकुलर एरिया है जो सोसाइटी का। अब ये थोड़ी ना है कि एक करोड़पति आदमी है उसी को भी आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे रहे हैं और रिक्शा वाले हैं उसी को भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे रहे हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और ये तो देखिए आप इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको रिस्ट्रिक्टेड करो आप लोग। दूसरा नंबर पर इसका लेवल डिफाइन करो, कितनी मिनिमम आप इनकम देने जा रहे हैं उसको डिटरमाइन करो। और तीसरा नंबर कि आप लोगों को ये इनकम जो प्रोवाइड तो कराएंगे आप लोग, यहां से फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहां से निकल के आएंगे? आप लोगों के पास में है ही नहीं, इतना पैसा कहां से निकल के आएगा कि आप लोगों को ये इंप्लीमेंट करनी है यूनिवर्सल बेसिक इनकम? तो ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक्स क्वेश्चन है उन पे फोकस करके चले, उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कहां पर इसको आइडेंटिफाई करना है, रिस्ट्रिक्टेड कितने एरिया में करना है इसको। क्योंकि अगर आप मनरेगा का भी कॉन्सेप्ट लेके चलें, जो हमारे यहाँ पर स्कीम निकल के आई थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अगर उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर सोच के चले तो एक बात निकल के आती है सीधी सीधी। तो वो बात क्या निकल के आती है सीधी सीधी? वो बात ये निकल के आती है कि मनरेगा में भी आज तक हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आप लोग बात कर रहे हैं तो पूरी कंट्री को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस एरिया में आप लोगों को इसको इंप्लीमेंट करना है। अच्छा ये बताइए, जो मनरेगा की स्कीम है हमारे यहाँ पे स्टार्ट कब की गई थी और स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? बाद में चेंज करके इसमें महात्मा गांधी ऐड किया गया। स्टार्टिंग में क्या नाम था इसका और स्टार्टिंग में स्टार्ट कहाँ से, किस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया, जो कि काफी कंट्रोवर्सी में रहती है, खासकर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। तो ये बात आती है निकल के। तो देखिए मनरेगा के भी तहत हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द, जिस एरिया में भी कोई रहता है, ठीक है ना, तो उस एरिया में ही हम उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारे यहाँ पर आज की डेट में चल रही है। तो कहीं ना कहीं बात ये बोली जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और जिस तरीके से आप लोग ये मनरेगा जैसी और भी कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां पर जो देखा जाता है इक्विवेलेंट निकल के आता है कि लगभग आप लोग 20,000 पर ईयर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। 100 रुपीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब एक तरीके से देखिए ये कम बढ़ता रहता है। किसी स्टेट में 150 प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी में 100 रुपीज प्रोवाइड करा रहे हैं।
और 100 किसी में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये भी कई सारी चीजें जो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द, देखिए स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बोली गई कि 100 डेज का आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं नॉर्मली अगर देखा जाए, ओके। और आप लोग जो खर्चा निकल के आ रहा है, एक नॉर्मल निकल के आ रहा है 20,000 पर ईयर किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं इनकम। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये इनकम आप लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं और एक बेसिक इनकम का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, तो ये उसमें सप्लीमेंट होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब कि क्या करना चाहिए, ये उसमें सप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको कर दे कि ये आप बेसिक इनकम प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दें और जो आपके ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको उठाकर साइड में रख दें। इसी तरीके के कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किए थे। वहां पे ये बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि सारी सब्सिडी कट कर दी जाए, सारी सब्सिडी कट करने के बाद में बस ओनली एक बेसिक इनकम प्रोवाइड कराई जाए। तो हर एक आर्टिकल में इसको क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। पर लेकिन बर्डन भी निकल के फिर इतना ही आएगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलना चाह रही है, प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, फिर उसका सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दोनों बातें ये बोल रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिस्ट है काफी अच्छे, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन यहाँ पर भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बस प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव एक क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर नॉर्मल जिस तरीके से चल रहे हैं ये सब चीजें साथ में चलती रहे तो 5 लाख करोड़ का लगभग 3.3% ऑफ जीडीपी का खर्चा आएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर प्रॉपर वे में इसको हैंडल करके चला जाए तो इसको घटाया जा सकता है, ओके। घटाया जाए कैसे, मतलब एक तो रिस्ट्रिक्टेड बेनिफिशियरी आप लोगों को करना है। अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर ले कि कितने एरिया में किसको प्रोवाइड कराना है और उसको आधार कार्ड से लिंक कर दे। सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए आइडेंटिफाई करने का आधार कार्ड से लिंक आप लोग कनेक्ट कर दे, और खासकर कनेक्ट करने के बाद में जिस तरीके से ये घटाने की बात करें सब्सिडीज वगैरह, तो वहां पर क्या करना चाहिए, लिमिटेड कर देना चाहिए। जैसे वुमेन को, ऑल वुमेन को प्रोवाइड कराना है तो एज डिफाइन कर दें, ठीक है, कि लिमिटेड कर दे कि हम लोगों को ये सब्सिडी प्रोवाइड करानी है, इस तरीके का कोई क्राइटेरिया कंडीशन रखना है, तो एज डिफाइन कर दिया, एज आइडेंटिफाई कर दिया कि इतनी एज की या फिर इससे अबव एज का हम लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो आधार कार्ड में भी एज आइडेंटिफाई है, तो इस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। एक अच्छे से सबसे बड़ी बात होती है लीकेज की, जो आदमी एक्सपायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनको उनके नाम पे भी कई सारे आज की डेट में स्कीम चल रही है, मतलब उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, जबकि है नहीं। कुत्ते बिल्ली के नाम पर कार्ड बनाकर, मतलब पता नहीं क्या क्या किया जाता है यार, किस हद तक जाते हैं इंसान, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये सब चीजें को, इस सब चीजों को वॉश आउट किया जा सकता है अगर आधार कार्ड के साथ में और एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप लोग इसको लेकर चलें कि वीडियोस को प्रोवाइड कराना है या फिर एल्डरली पीपल को या फिर डिसेबल को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग लेके चलते हैं तो आपका जो खर्चा है वो काफी पीपल भी घट जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 करोड़ पीपल आएंगे निकल के, और उसमें लगभग 2 लाख करोड़ आपका आएगा, जो कि 5 लाख करोड़ आ रहा था। तो दोनों ही डायरेक्शन में आप इसको घटा सकते हैं। और कहां से फाइनेंस निकल के आएगा उसके बारे में फिर ये जिक्र कर रहे हैं। तो 2 लाख करोड़ तो है, तो पर ये भी इजी टास्क नहीं है इसको इकट्ठा करना। सबसे पहले इसके बारे में क्या बोलते हैं इसको इकट्ठा करने के लिए, कि जो आप टैक्स एग्जाम्प्ट रखते हैं कि इतने एरिया में टैक्स नहीं लेना चाहिए और इतने एरिया में टैक्स लेना चाहिए, तो टैक्स एग्जाम्पशन जो है आप लोगों को उसको ढंग से हैंडल करना चाहिए। टैक्स एग्जाम्पशन की जितनी भी लिमिट है आप इसको घटा देना चाहिए, मतलब टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है ना। टैक्स से काफी मनी इकट्ठी होती है, और आप लोग टैक्स से अगर रेट घटा के नॉर्मली टैक्स का जो आप लोग टैक्स एग्जाम्प्ट रखते हैं, तो एक टैक्स का बेस एरिया भी बढ़ा सकते हैं। मतलब पहले जो इंसान है, मान लीजिए आप लोगों ने टैक्स का रेट ज्यादा रख रखा है, तो टैक्स का रेट मान लीजिए 17% कहीं है, 18% कहीं है, उसको घटाए क्या कीजिए, उसको 8 या 10 में लेके आइए, 8 या 10 में लेके आइए, उससे ज्यादा पॉपुलेशन टैक्स देने लगेगी, और जो टैक्स नहीं देता है उसके ऊपर पेनल्टी लगाइए। क्योंकि एक तो 2 बातें होती हैं, एक तो देखिए एक आदमी है टैक्स दे रहा है, एक आदमी टैक्स नहीं दे रहा है। जो टैक्स नहीं दे रहा है उसको ये डर नहीं है, उसको ये है कि अगर टैक्स नहीं देगा तो थोड़ी सी पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है, तो इसलिए वो टैक्स नहीं दे रहा है। तो जो टैक्स दे रहा है वो भी सोचता है कि टैक्स ना दे तो थोड़ी पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप लोग क्या करें, जो टैक्स दे रहा है उसके फायदे में सोचें, मतलब टैक्स लेने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करें, टैक्स न देना बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहेगा एज कंपेयर टू टैक्स भरने के। मतलब ये इतना बड़ा जुर्म बना दिया जाए अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं। वो कब होगा, अगर आप रेट डिक्रीज कर दिए जाए। रेट डिक्रीज करेंगे क्योंकि रेट ज्यादा रहता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये एक तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए। दूसरी साइड में क्या बोल रहे हैं कि जो कई सारी सब्सिडीज की स्कीम चल रही है, मनरेगा जैसे हो गया, मनरेगा में क्या दिया जाए, 40,000 करोड़ दिए, 2 लाख करोड़ दे रखा है। देखिए तो अगर यहाँ से 40,000 करोड़ की बात की जाती है तो काफी हद तक यहाँ तक आ जाएगी। फर्टिलाइजर की सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो ये कई सारी सब्सिडी ऐसी हैं जिनको ये बोल रहे हैं कि एलिमिनेट कर दिया जाए, ओके। तो वहां से आप लोग पैसा निकाल के लेके आ सकते हैं। तो अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ये बोले अनरियलिस्टिक प्रोग्राम है ये, यूनिवर्सली आप चीजों को लेकर चल ही नहीं सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड अगर लेकर चलेंगे तो ही चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये बात यहां पर बोल रही है, बेसिक इनकम मस्ट टर्न इसेंशियल टू द सप्लीमेंट इनकम। सप्लीमेंटेशन के रूम पे इसको लेकर चलना चाहिए। इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि इसको लगा दे और दूसरी को हटा दे, ठीक है। देखिए हमारी सोसाइटी आज की डेट में भी अगर 70 साल लगभग हो चुके हैं, अगर देखा जाए तो देश आजाद हुए को, आज की डेट में भी उस सिचुएशन पे, उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हम कि चीजों को ढंग से हैंडल किया जाए। तो जो ग्रुप है, क्योंकि हम लोग टारगेटेड चीजों को लेकर ही नहीं चलते हैं, हम लोग ऐसी आंख बंद करके चीजों को लेकर चलते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो बेनिफिशियरी है उस तक चीजें नहीं पहुंचाई जाती है। अगर देखा जाए तो बहुत पुरानी बात भी मैं बोलूं
राजीव गांधी जी के टाइम पर ये बात बोली गई थी। उन्होंने बोला था कि ऊपर से अगर 1 रुपया चलता है, अगर 100 पैसे ऊपर से चलते हैं तो नीचे जो इंसान है उसको 15 से 20 पैसे उसमें से मिलते हैं, ठीक है। तो 15 से 20 पैसे मैक्सिमम उस तक पहुंच पाते हैं और बाकी का जो करप्शन और जो लीकेज है उसमें पहुंच जाता है। तो हम लोग टारगेटेड चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड करके चलेंगे तब भी हमारे ऊपर जाके 1.5 से 2% जीडी का बर्डन आएगा, जो कि डिजायरेबल और फिजिबल है एज कंपेयर टू अगर 3% या फिर 3.5% का है उसके कंपेयर में अगर देखा जाए। पर लेकिन ये कब होगा, जब हम अच्छे से चीज़ों को लेकर चलेंगे, मतलब फेज आउट करेंगे जो एक्स्ट्रा सब्सिडी है उनको, और उसके बाद में जो हम जो मतलब एक तरीके से रिवेन्यू के अंडर में लेके आएंगे, जो हम लोग लगा के चलना है टैक्स एग्जम्पशन वाला, वो चीज़ें हम लोग हैंडल करके चलेंगे। तो दोनों इंप्लीमेंट करके चलेंगे और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ में लेके चलेंगे, तो इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वरना ये अनरियलिस्टिक प्रोग्राम है, आप इसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। क्या आप चाहते हैं कि आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड हो? क्या आप चाहते हैं कि आप लोगों को बिना कुछ करे धरिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाए, या फिर आप क्या किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? आपको बोल दिया जाए कि यू आर द डीएम ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एंड यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम, तो आपका क्या आपका प्रॉपर डायरेक्शन रहेगी कि उसको इंप्लीमेंट करना है आप लोगों को? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला जो आर्टिकल है ये डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड है। डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर काफी बर्डन एक तरीके से रहता है और उनकी ढंग से सुनवाई भी नहीं होती है अगर उनके खिलाफ कुछ गलत काम होता है। तो नोएडा में एक ऐसा ही केस हुआ है। नोएडा में क्या हुआ, एक जो डोमेस्टिक वर्कर थी उनमें से एक महिला थी, वो गायब हो गई। तो गायब होने के बाद में वहाँ पे बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, वहाँ पर देखा गया प्रोटेस्ट होने लगा। तो प्रोटेस्ट होने के बाद में फिर चीजें निकल कर सामने आई, तो उसी के बेस पर यहाँ पे आर्टिकल आ रखा है, ठीक है। तो वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसका दे रखा है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो यहाँ पर आमने सामने आ गई जो वर्कर कम्युनिटी थी और जो जॉब प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ये थोड़ा सा बेस बनाकर चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर डोमेस्टिक वर्कर को देखा जाए तो एक्सप्लॉइट होते हैं और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड वर्कफोर्स इसको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से ही लेके चलें तो 1931 का जो सेंसस हुआ था वहां पर देखा जाए तो 270 और 27 लाख डोमेस्टिक वर्कर थे। पर लेकिन ये आगे चलकर अगर इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम जो थे ये मेल डोमिनेटेड थे, ठीक है ना, मतलब मेल वर्कर पाए जाते थे। 1971 का सेंसस देखा जाए तो वहां पर 67,000 डोमेस्टिक वर्कर कितने घट गए यहाँ पर लेकिन फिर हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं। एलपीजी, ठीक है ना, रिफॉर्म इनको बोलते हैं। ये 1990s में आप लोग बोल सकते हैं इनको स्टार्ट हुए। तो उस टाइम से लेके फिर से हमारे यहाँ पर ये डोमेस्टिक वर्कर की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो गई और 1991 में ये बढ़कर हो गई 10 लाख, ठीक है। तो देखिए फिर से बढ़नी स्टार्ट हो गई और अगर इनको देखा जाए तो डेटा है ये आज की डेट में बढ़ता ही जा रहा है, एनएसएसओ के हिसाब से भी देखा जाए, ठीक है। इसलिए होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये? तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। पर लेकिन सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कुछ भी गलत काम होता है, 2004 और 5 में देखा जाए तो 47 लाख डोमेस्टिक वर्कर हो गए हैं और 30 लाख जो है इनमें वुमेन हो गई, जो कि पहले ओनली मैन हुआ करते थे। तो फिर बात निकल के आती है और मैक्सिमम क्या रहते हैं, ये इंटर स्टेट माइग्रेट रहते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। खासकर जो रहते हैं माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन एरिया में। तो अगर यहाँ पर इस चीज को मैं लेकर चलूँ तो क्या बात निकल के आती है कि इनको देखिए एक तरीके से इनके खिलाफ में बहुत ही गलत काम होता है, इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है बहुत लार्ज स्केल पे। और सबसे बड़ी बात है जो पुलिस और एम्प्लॉयर है जो इनको प्रोवाइड कराते हैं सर्विस, उनको कोई भी इनके खिलाफ अगर जाइए, अगर स्टेशन पुलिस स्टेशन पर भी जाके इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराते हैं तो कोई FIR लिखता ही नहीं है वहाँ पर। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको FIR बोलते हैं वो लॉन्च ही नहीं होती है इनके खिलाफ, इनको सीरियसली ही नहीं लेता है कोई। तो इनको एक्सप्लॉइट करने की एक बहुत ही ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो चुकी है अगर देखा जाए तो देखिए इस तरीके की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो हमको कहीं ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब से पोस्ट लिबरलाइजेशन की अगर बात की जाए तो इतने ह्यूज लेवल पर हमारे यहाँ पर आज की डेट में ये वर्क फोर्स है, तो किसी भी डायरेक्शन में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको इसके बारे में देखना ही पड़ेगा और इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा, वरना नोएडा जैसे प्रॉब्लम होती रहेगी। तो कुछ तो रिड्रेसल मैकेनिज्म हमको करनी पड़ेगी कि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो इस वर्क फोर्स का, ठीक है। देखिए कोई भी इंसान अपने घर से निकल के दूसरे एरिया में जाकर रहता है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही रहता है, खुशी के मारे कोई नहीं जाता है कि चलो एंजॉय करने चलते हैं। तो ऐसा कभी भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, ओके। पेज 1 और पेज 16 पर न्यूज़ है, ये उसेन बोल्ट से रिलेटेड है। उसेन बोल्ट का ये फेयरवेल लास्ट बोला जा रहा था कि फेयरवेल गेम है ये इनका, और इसमें इनको हरा दिया गया है जस्टिन गैटलिन के द्वारा, ठीक है। तो जस्टिन गैटलिन के द्वारा इनको हरा दिया गया है और ये फिर बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं उसी तरीके से कि यार कोई नहीं, हार गए, आपकी जो फेयरवेल पार्टी थी वो अच्छी नहीं हुई है, तो इनकी फेयरवेल पार्टी इन्होंने गंदी कर दी एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। इनको जानते हैं आप उसेन बोल्ट को, ये धरती पे सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान थे अब तक, अब तो ये हो गए हैं, इन्होंने इनको हरा दिया है। तो इनका फेयरवेल ये लास्ट वाली इनकी दौड़ थी जिसमें इनको हरा दिया गया है, ठीक है। तो इनको मिला है ये यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है, आई थिंक ये इनको उसेन बोल्ट फेयरवेल, हाँ ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनको, ठीक है। तो याद रखिएगा लास्ट जो पार्टी थी इनकी, तो ये कहाँ गया, जमाइका के हैं ये बोल्ट, ओके।
ये वाला आर्टिकल रेलवे से रिलेटेड है। आप लोग सभी जानते हैं कि रेलवे कितनी ह्यूज पॉपुलेशन हमारी ट्रैवल करती है रेलवे में, पर लेकिन कई सारे एरिया है जहां पर इनको फायदा नहीं होता है, पर लेकिन वहां पर इनको ट्रैवल करना पड़ता है। दूर दराज के एरिया है, सर्विस जो प्रोवाइड कराती है देखिए हमारी गवर्नमेंट, तो सर्विस प्रोवाइड कराने का पर्पज सीधा ये होता है कि कनेक्ट किया जा सके अच्छी खासी पॉपुलेशन को। तो जो रेलवे की सर्विस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, पर लेकिन सीधी सीधी बात यही निकल के आती है कि देखिए कहीं ना कहीं इनको नुकसान भी होता है। तो अब हमने क्या किया, रेलवे का बजट मर्ज कर दिया है किसके साथ में, अपने नॉर्मल बजट के साथ में। तो पहले क्या करते थे हम, इनको क्षतिपूर्ति जो होती थी उसके तहत इनको सब्सिडी प्रोवाइड कराते थे, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सब्सिडी प्रोवाइड कराने से मना कर दी थी। पर लेकिन पीएमओ ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, उन्होंने फिर से बोला है कि सब्सिडी आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से अगर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं दूर दराज वाले एरिया में जहां पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि इस तरीके से स्ट्रेटेजिक सर्विस प्रोवाइड कराया जाए, वरना फिर डिसकंटिन्यू होने का भी इनका आगे आने वाले टाइम में खतरा बन सकता है। ओके, तो आप लोगों को इसको सर्विस प्रोवाइड, इसको सब्सिडी देनी ही देनी पड़ेगी अगर चाहते हैं कि ये सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कराते रहें। तो ट्रसल बना हुआ था रेलवे मिनिस्ट्री के बीच में और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, इन दोनों चीज़ों को लेकर। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही थी कि सब्सिडी नहीं प्रोवाइड कराएंगे, रेलवे मिनिस्ट्री बोल रही थी कि अगर चाहते हैं कि सर्विस इस तरीके से प्रोवाइड कराई जाए दूसरे एरिया में भी जहाँ पे कुछ हमको फायदा भी नहीं होता है, तो आप लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ओके, तो कहीं ना कहीं रेलवे को रिलीफ मिला है वो। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट है, ये भी यहाँ पर जो आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो ये बात की जा रही है हैदराबाद में ये पाए गए हैं 4000 ईयर ओल्ड, मतलब 4000 साल पुराने बोन ज्वेलर्स पाए गए हैं फैशन के। तो देखिए पुराने टाइम में भी फैशन किया करते थे, ये नहीं है कि आज की डेट में ज्वेलरी या इन सब चीज़ों का फैशन है, तो पुराने टाइम में भी फैशन हुआ करते थे। तो ये लगभग 50 पीस पाए गए हैं। ये कहाँ पर पाए गए, ये पाए गए हैदराबाद में। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। ओके, तो कहाँ पे पाए गए, हैदराबाद में पाए गए हैं, हैदराबाद में पाए गए हैं। तो ज्वेल फैशन के पीसेज हैं, 4000 साल पुराने हैं। ओके, ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी कई बार सामने आते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने कई बार आप लोगों ने देखा होगा टाइगर रिजर्व की बात आती है, तो कई बार टाइगर को भी हम ट्रांसफर करते हैं एक जू से दूसरे जू में। तो इसी तरीके से ये बात की जा रही है यहाँ पर, ये नंदाकनन जू की बात की जा रही है। 12 वल्चर यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं, कहाँ से, यहाँ से ट्रांसफर किए गए हैं, कहाँ से, गांधी जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर से। तो ये यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं। तो देखिए आप लोगों को पता होगा वल्चर जो गिद्ध जिनको हम बोलते हैं, ये काफ़ी वनरेबल कंडीशन में रहते हैं, और वाइट बैक्ड वल्चर की बात की गई है। तो ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए तो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि एक्सटेंट होने की कंडीशन में कई बार पहुंच जाती है कई सारी बर्ड्स और कई सारी पशु भी, तो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर किया जा रहा है, एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए आज की डेट में देखा जाए तो 9 हाई कोर्ट जो है उन्होंने अपोज कर दिया ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज को। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात करते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हमारी देख सकते हैं यूपीएससी कराते हैं, ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज रहते हैं, मेडिकल में भी रहते हैं, तो जुडिशरी में बात करा देते हैं इस तरीके से कराने की, पर लेकिन उसको अपोज कर दिया गया, लोअर लेवल की बात की जा रही थी यहाँ पर। ठीक है, तो यही बात आती है निकल के। देखिए कई बार कंट्रोवर्सी में इशू रहता है कि किस तरीके से हम ये इनको, मतलब किस तरीके से हम इनको इलेक्ट करते हैं, फिर आगे चल के प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टेपिज्म बहुत ज़्यादा रहता है। कई बातें निकल के आती है, नेपोटिज्म टेपिज्म की बात आती है। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद रहता है कि अपने रिश्तेदार को लेके आ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को टैकल किया जा सके, इसलिए ये बात निकल के आ रही है। तो टोटल कितने हाई कोर्ट है यहाँ पर, 24 हाई कोर्ट है, और 24 हाई कोर्ट मतलब सबने लगभग इसी तरीके की सिचुएशन निकल के आ रही है। सब कंट्रोल चाहते हैं कि जो लोअर जुडिशरी है उनके ऊपर उसका कंट्रोल रहे, तो इसीलिए इसका अपोज भी किया जा रहा है यहाँ पर। जब से नोटबंदी हुई है, आप लोगों ने देखा था 8 नवंबर को नोटबंदी हो गई थी हमारी कंट्री में, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। तब से लेकर आज की डेट में दिख रहा है कि एटीएम जो है वो कहीं ना कहीं, एटीएम का एक्सपेंशन है जो वो कम हो गया एज कम्पेयर टू जो पहले एटीएम का एक्सपेंशन हुआ करता था। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले जिस तरीके से एटीएम लगाने की बात चल रही थी, क्योंकि अब मैक्सिमम जो फोकस किया जा रहा है वो डिजिटल इंडिया पे फोकस किया जा रहा है, तो डिजिटल इंडिया की जब बात आएंगे तो एटीएम लगा के क्या करना है, तो मैक्सिमम जो एटीएम की कंडीशन है वो खस्ता होती जा रही है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को याद नहीं रखना है बस, लेकिन पता होना चाहिए एक्चुअल में कि एक ओवरव्यू पता होना चाहिए आप लोगों की हो क्या रहा है। देखिए जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की मीटिंग चल रही थी, कहाँ पर चल रही थी, कई बार आर्टिकल डिस्कस कर चुके हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो देखिए मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं निकल के, चाइना के प्रोडक्ट आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया में भी इसका एक सर्वे कराया गया, तो सर्वे में पूछा गया तो 52% लोगों ने बताया कि चाइना का जो प्रोडक्ट है अगर उसी का प्रोडक्ट इंडिया का बनाया जाए तो इंडिया की क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो ये बात निकल के आ गई। 83% से पूछा गया कि चाइना का प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, तो सीधा सीधा उन्होंने ये बोला कि चीप होता है, सस्ता होता है, इसलिए खरीदते हैं चाइना का प्रोडक्ट। लेकिन क्वालिटी के कंसर्न में पूछा है तो 98% लोगों ने कहा कि चाइना के प्रोडक्ट को हमारी मार्केट में एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। अगर देनी चाहिए तो उनकी पहले क्वालिटी चेक करनी चाहिए, उसके बाद में एंट्री देनी चाहिए। मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करूंगा कि देखिए अगर कोशिश करें कि अगर चाइना का प्रोडक्ट है, ये क्यों हम यार चाइना जैसा जो हमारे सर पे बैठा हुआ है 24 घंटे अपना प्रोडक्ट बेच के वो अपनी इकोनॉमी को अच्छा बना रहा है, और
हमारे ही सीने पर आकर बार बार बोलकर मतलब हमारा एरिया भी हथियार रखा है और बार बार हमको डराता भी है, बार बार ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि दिखाता है कि हम ताकतवर हैं, ऐसे हमें अपनी दादागिरी दिखाता है। दादागिरी बन किसकी वजह से रही है? हम जैसों की वजह से बन रही है, क्योंकि हम ही तो उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दे तो कुछ ही दिनों में चाइना धरती पे आगे गिर जाएगा, ठीक है। तो हम कम से कम अपनी कंट्री में तो हम इतना कर ही सकते हैं ना, चाइना का प्रोडक्ट खरीदना बंद कीजिए यार, थोड़ा सा किसी और कंट्री का खरीद लीजिए चाहे, पर अपनी कंट्री का खरीदने मैक्सिमम कोशिश की जाए तो चाइना का प्रोडक्ट बाइकआउट करने की कोशिश करें। तो इससे देखिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, हमारे जो खुद की कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, तो इस पर फोकस देकर हम लोगों को चलना चाहिए। ओके, तो कोशिश कीजिए कि अपनी कंट्री के प्रोडक्ट हम लोगों को खरीदने चाहिए। ये यहाँ पर पुलिकट लेक के बारे में मैंने पूछा था, बॉर्डर पे है ये, कहाँ पर? तमिलनाडु पे और आंध्र प्रदेश के, ठीक है, कोस्टल एरिया में पड़ती है ये। जीपीएस के बारे में पूछा था मैंने, जिस तरीके से इंडिया में चल रहा है, इंडिया का जीपीएस कौन सा था, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जिसकी घड़ी वगैरह खराब हो गई थी। इसी तरीके से हम लोग उसको मतलब कई सारे नामों से बुलाया जाता है, IRNSS के नाम से बुलाया जाता है, या फिर उसको नाविक भी बोला जाता है। तो इसी तरीके से चाइना के को जो चाइना का है जीपीएस उसको बिडू बोला जाता है, और जो यूरोपियन यूनियन का है उसको गैलीलियो बोला जाता है। जो बजट मर्जर की जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो विवेक डिब्रोय कमेटी के द्वारा दी गई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो देखिए जो कल वाला लेक्चर था वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप लोग उसको देखिएगा, और मैंने रात लेट हो गया तो मैंने 10:30 बजे करीब उसको डाल पाया, पर लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, फिर से बात बोलता हूँ, ये देखिए कोई भी लेक्चर होगा आप लोगों का मिस नहीं होगा, भले ही वो लेट हो जाए, आज की बजाय कल आ जाए, पर लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि लेक्चर न आए, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं ये गारंटी देके चलता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, पर आप लोगों की ड्यूटी है चीज़ों को देखा करें, पसंद आती है तो लाइक किया कीजिए, नहीं पसंद आते तो डिसलाइक कीजिए, और दूसरों को शेयर भी कर दिया कीजिए। कम से कम इतनी ड्यूटी आप लोगों को फॉलो करनी है। सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाइए, अपने आसपास सफाई रखिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।